हम कर रहे थे क्या, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, और पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हम प्रोटोजोन डिसीज़ कर रहे थे। मलेरिया का लाइफ साइकिल हमने पूरा डिस्कस कर दिया, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। मलेरिया को हमने पूरे डिस्कस में मतलब डिटेल में पढ़ा है, उसको डिस्कस किया है। नहीं देखा वीडियो जाके एक बार उस वीडियो को जाके ज़रूर देखो। अमीबाइसिस करते हैं इसके आगे, जो कि अनदर प्रोटोजोन है, यानी कि अमीबा तो जानते होगे ना प्रोटोजोन, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, उससे क्या रिलेटेड डिसीज़ होती है। तो सबसे पहला डिसीज़ होता है अमीबाइसिस, जो कि प्रोटोजोन यानी कि अमीबा के द्वारा होता है, ठीक है। अमीबाइसिस बोलते हैं जिसको अमीबिक डायसेंट्री भी बोलते हैं। डिसेंट्री जानते हो ना, डायरिया तो जानते होगे, तो वैसे ही डिसेंट्री भी होता है, ठीक है। लूज मोशन टाइप का ही होता है, लेकिन उसमें ब्लड वगैरह आता है ना म्यूकस के साथ, तो वो अमीबिक डायसेंट्री में आ जाता है, डिसेंट्री में आ जाता है, जो भी बोलना है आपको बोल लो, ठीक है। तो डिसेंट्री या फिर डायसेंट्री, अमीबिक डायसेंट्री, अमीबाइसिस, इट इज़ ऑल्सो कस्ड बाय प्रोटोजोन जिसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका मेनली मरीन होता है, मरीन फॉर्म ऑफ अमीबा है ना। तो ये कस करता है इस डिसीज़ को। सिम्टम्स क्या होते हैं एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, याद रखना कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका अमीबाइसिस करता है, ठीक है। तो पैथोजन और उसके डिसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। सिम्टम्स क्या है, कंजप्शन, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। देखो अनहेल्थी फूड को कंजप्शन करोगे ना, कंजप्शन वर्ड आया क्यों, क्योंकि देखो कंटेमिनेटेड जो गंदे गंदे फूड होते हैं है ना, कहीं से भी खा लेते हो, गोलगप्पे हो गए या फिर कहीं रेडी वाला आ गया वहाँ पे खा लिया आपने, तो वहाँ पे अमीबाइसिस के एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इसको कंज्यूम कर लोगे, इसके कारण आपको अमीबाइसिस हो सकती है, ठीक है। अमीबाइसिस हो सकती है। मेनली कुआँ जो होता है ना, कुआँ या फिर कोई भी रुका हुआ पानी, उसमें भी ये सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर भी होता है। क्लियर। सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। क्लियर है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, है ना, पेट में दर्द होगा, क्रैम्प होगा, स्टूल्स जो होंगे ना, फीकस मैटर जो होगा, उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स दिखाई देंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन कहते हो कैसे होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का ट्रांसमिशन हाउस फ्लाई करता है। कौन करता है, हाउस फ्लाई। मलेरिया का कौन कर रहा था, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ठीक है। डेंगू का भी कौन करता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो, डेंगू का एडीज मॉस्किटो करता है। फीमेल एनाफिलस तो बहुत सारा चीज़ का करता है, आगे जाके बताएंगे आपको, लेकिन फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो मलेरिया का करेगा, ठीक है। अमीबाइसिस का कौन करेगा, हाउस फ्लाई करेगा, ये ज़रूर याद रख लेना। तो ट्रांसमिशन, हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस, है ना, जो होता है ना गंदा मटेरियल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना, जो सुबह सुबह निकालते हो, वो मतलब कि फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, है ना। तो गंदी चीज़ें जो होती है मलमूत्र, उनमें बैठा रहता है, उनमें होता है ये क्या, मेन जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है, ठीक है। और उससे हाउस फ्लाई पे बैठती है, उसके बाद खाने पे बैठती है, तो इससे ट्रांसमिट हो जाता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। और इसको अगर उस खाने को कोई कंज्यूम करता है तो उसको भी ये बीमारी हो जाती है, क्या, अमीबाइसिस। ड्रिंकिंग वाटर और फूड कंटेमिनेटेड बाय द फीकल मैटर, है ना, ये इज़ द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ इस अमीबाइसिस, ठीक है, जिसमें एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कॉजेटिव एजेंट या पैथोजन होता है, जिसे ट्रांसफ़र कौन करता है, ट्रांसमिट कौन करता है, हाउस फ्लाई। इतना ही याद रखो, ठीक। अब सम अदर डिसीज में आता है एस्कैरियासिस, ठीक, एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहला है एस्कैरियासिस, ठीक, ये किससे होता है, ये होता है राउंड वॉर्म से, ठीक। एलिफेंटियासिस किससे होता है, वो भी राउंड वॉर्म होता है, ठीक है, लेकिन वो अनदर टाइप का होता है, फिलेरिया वॉर्म होता है, ठीक है, बताएंगे आपको उसको क्लियरली अच्छे से, ठीक। तो एस्कैरियासिस, तो एस्कैरियासिस में क्या है, कॉज्ड बाय एस्कैरिस, जो कि एक राउंड वॉर्म होता है, एंड द एग्स ऑफ पैरासाइट, है ना, ये जो पैरासाइट है वो अंडे देता है, जो कि एक्सक्रीटेड होता है अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस के थ्रू वो क्या होता है, मतलब बाहर निकल जाता है, विच कंटेमिनेट द सॉइल, सॉइल को कंटेमिनेट करेगा, वाटर को, प्लांट्स को, सेक्टर। देखो पहले के ज़माने क्या है, टॉयलेट्स नहीं होते थे, तो लोग ऐसे सॉइल पे क्या करके चले जाते थे, टॉयलेट करके चले जाते थे, जिसके कारण वो जो उनका पूप होता था, ठीक है, या फिर बोल सकते हो फीसेस होते हैं, उनमें जो है एस्केरीज के अंडे होते थे, क्लियर, ठीक है, जिससे सॉइल कंटेमिनेट होता था, वाटर, प्लांट्स कंटेमिनेट होते थे, ठीक है। और ट्रांसमिशन इसका मेनली कैसे होता है, हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर, फ्रूट, वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उनके पास उगेंगे, वहीं पे लोग पूप करके जाएंगे, तो भाई गलती तो लोगों की है ना, जिसके कारण एस्केरीज ट्रांसमिट ज़रूर होगा उन वेजिटेबल्स के थ्रू, क्योंकि उसको धो के अच्छे से नहीं खाएंगे तो ज़रूर होगा, क्लियर है। तो इतना ज़्यादा घुसना नहीं है इसमें। एस्केरीज होता किसके द्वारा है, एस्केरीज जो कि राउंड वॉर्म है, इसके थ्रू होता है, बस इतना याद रखो। अब सिम्टम्स देख लेते हैं, क्योंकि सिम्टम इंपॉर्टेंट है भाई इसके, ठीक है, सिम्टम इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ब्लीडिंग होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, ठीक है, जो देखो मैं बताता हूँ अच्छे से, ये इंटेस्टीन है, ठीक है,
तो इंटेस्टीन में ये बढ़ता जाएगा और इंटेस्टीन को फोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो इंटेस्टीन से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, इसको इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं, इसके कारण पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, ओके, क्लियर है। मस्कुलर पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द देगा हाथ पैर सब कुछ। ठीक है, फीवर होगा, एनीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया होगा। ठीक है, और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पासेज। देखो इंटेस्टिन में मेनली ये क्या करता है, सर्वाइव करता है। ठीक है, तो इंटेस्टिन में एकदम मैगी देखिए, मैगी तो वैसे ही दिखता है एस्केरिस। ठीक है, तो मैगी की तरह इकट्ठा हो जाएगा। देखना कि ऑपरेशन देखना, आप एक बार सर्च करना यूट्यूब में कि एस्केरिस का ऑपरेशन देख लेना एक बार सर्च करके, तो आपको मैगी जैसा दिखेगा। आप मैगी खाना छोड़ दोगे, इसको देखोगे तो। ठीक है, तो ऐसे ही दिखता है मैगी जैसे, पूरे ब्लॉकेज कर देता है किसको, इंटेस्टाइन के पथवे को। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट डिसीज़ है एलिफेंटियासिस। ये सारे डिसीज़ ऐसे ही है, आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सी डिसीज़ है, उसका वर्म क्या है और किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। क्लियर। अब एलिफेंटियासिस डिसीज़ जिसको फिलेरियासिस कहते हैं, जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं। ठीक है, तो किससे होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय वोकैरिया जो भी बोलना है, वोकैरिया बेनक्रॉफ्टी, वोकैरिया मलाई, ये दोनों आपको याद होना चाहिए, इससे होता है। ठीक, एंड फिलेरियल वॉर्म्स है। ठीक है, राउंड वॉर्म्स के भाई है ना, समझ रहे हो। ठीक, उन्हीं की फैमिली से आते हैं उन्हीं की तरफ के। ठीक है, फाइलम वगैरह मैंने पढ़ा है पहले। क्लियर, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। ठीक, तो इट्स स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मेनली ऑकर्स इन लिम्फेटिक वेसल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका ये है एलिफेंटिस का कि ये लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ नोड्स जो होते हैं, है ना, लिम्फ नोड्स होते हैं, वहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, मेनली थाई रीजन हो गया। ठीक है, थाई रीजन है ना, वहाँ पे लिम्फ नोड सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वो जो रीजन है वो फूल जाता है। ऐसा एक पाँव ये ऐसा है छोटा सा, तो एक पाँव ऐसे दिखेगा हाथी के जैसा। ठीक, ये पेशेंट है ना, गोलू मोलू सा बेचारा, हाथ पैर ये एलिफेंटियासिस का रूप है। क्लियर। आई मूवी देखे हो, तो आई मूवी में जो मेन विलन होता है ना, विलन जो होता है लास्ट में उसको एलिफेंटियासिस होता है। ठीक है, तो उसका एक पाँव जो है इससे बड़ा सा हो जाता है, तो यही एलिफेंटियासिस है, फिलेरियासिस जिसको बोलते हैं, जिसका मेन कॉजेटिव एजेंट है वोकैरिया बेनक्रॉफ्टी, वोकैरिया मलाई। ठीक है, जो कि मेनली इफेक्ट करता है लिम्फेटिक वेसल्स को लोअर लिम्स में। ठीक है, तो इसमें मेन सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, जेनेटल ऑर्गन्स जो है आल्सो अफेक्टेड होता है, रिजल्टिंग ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़, है ना, बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सा दिखेगा स्ट्रक्चर। ट्रांसमिटेड बाय फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स, ये भी फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। याद इतना रखना, डिसीज़ का नाम, पैथोजन और कहाँ पे अफेक्ट करता है, लिम्फेटिक वेसल्स को, मेनली इन द लोअर लिम्ब। क्लियर। अब आगे है रिंग वॉर्म। ठीक है, रिंग वॉर्म फंगस होता है, फंगल इन्फेक्शंस के थ्रू होता है। अब कौन कौन से फंगी इसमें इन्वॉल्व है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, 3 ही फंगी है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सिम्टम्स क्या होता है रिंग वॉर्म के, देखो दांत खचखुजली होता है, हाथ जो होता है ना, ये उंगली है, ठीक है, 2 उंगली है, इसके बीच में ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे कभी कभी बहुत ज़्यादा दाद हो जाता है, लाल लाल टाइप का, बहुत ज़्यादा खुजली करता है, उसे दाद कहते हैं, रिंग वॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब सपोज करो पैर है ना, ये अंगूठा है और यहाँ पे ये उंगलियाँ है ना, तो यहाँ पे भी होता है, इसे ग्रॉइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉइन बोलते हैं। यहाँ पे भी चीज़ें हो जाती हैं रिंग वॉर्म। ठीक है, मेनली ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे पसीना वार्म मॉइस्ट एरिया होता है वहाँ पे। ठीक है, सिम्टम्स, ठीक है, appearance of dry scaly lesions on various parts of the body such as skin, nails, scalp, है ना, हेड पे भी होता है, हेड है ना, heat and moisture help this fungi to grow and thus it occurs at the groin and between the toes। ठीक है, ये मेनली जो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ग्रॉइन बनता है, टॉयस होते हैं ना, वहाँ पे है ना, ऐसा वी शेप का स्ट्रक्चर जहाँ पे होता है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, पैदा होती है और मॉइस्चर रहता है ना, वो मेनली इस फंगी को ग्रो करने में मदद करता है, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा ये होता है। क्लियर। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, दिस डिसीज एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय द यूजिंग टॉवल्स, क्लॉथ्स, इवन टच बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। टच भी कर दोगे ना इस इन्फेक्टेड मतलब पर्सन को, तो आपको हो जाएगा ये डिसीज़। ठीक है, क्लियर तरीके से ट्रांसमिशन होता है किससे, सॉइल, बैग, है ना, कुछ भी चीज़ यूज़ करोगे इन्फेक्टेड पर्सन का, तो आपको ये हो सकता है क्या, रिंग वॉर्म की डिसीज़। नोट क्या करना है, पहला एयरबॉर्न डिसीज़ ट्रांसमिशन, ठीक है, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये मेनली एयर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। सेकंड जो फूड और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होने वाले डिसीज़ हैं, है ना, वो कौन कौन सा है, टाइफॉइड है, अमोबाइसिस है, एस्कैरिस है। ऐसे ही बता दिया शॉर्ट में, जो आपको एक रिवाइज हो जाए कि सारे डिसीज़ एक बार में कलेक्ट हो जाए। एयर से ट्रांसमिट होने वाले निमोनिया, कॉमन कोल्ड, है ना, सलाइवा वगैरह जो स्पूटम है उसके ड्रॉपलेट से होता है। फूड एंड वाटर से कौन कौन सा, टाइफॉइड, अमोबाइसिस एंड एस्कैरियासिस मेनली। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है ना, तो गैम्ब्यूशिया फिश एक तरह का फिश है जो कि मॉस्किटो के लार्वा को खाता है। ठीक, और कंट्रोल करता है मलेरिया पैरासाइट को बायोलॉजिकली। यानी कि अगर पूछे मलेरिया का बायोलॉजिकल कंट्रोलर कौन है, तो बोलोगे गैम्ब्यूशिया फिश, या फिर बोल सकते हो
हु इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंट्रोल्स मलेरिया डिसीज इन अ सर्टेन एरिया। तो गैम्ब्यूसा फिश को आप अपने घर में है ना फीड करा लो या फिर किसी एक्वेरियम में रख दो है ना, और वो खा लेगा किसी भी मलेरिया के है ना पैरासाइट्स को, मॉस्किटो के लार्वा को। कैसे खाएगा? देखो, गैम्ब्यूसा फिश पानी में रहता है और कोई भी जगह पानी इकट्ठा होती है वहाँ पे मलेरिया अपने अंडे देता है, मतलब मॉस्किटो जो है अपने अंडे देता है जिससे मॉस्किटो के लार्वा बनते हैं, उसी को गैम्ब्यूसा फिश खा लेता है। जब लार्वा नहीं रहेगा तो मॉस्किटो नहीं बनेगा, मॉस्किटो नहीं रहेगा तो मलेरिया नहीं रहेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली गैम्ब्यूसा फिश क्या कर रहा है? मलेरिया को हटा रहा है पूरे देश से। क्लियर? चौथा पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट था ना। ठीक है, तो चौथा पॉइंट, वेक्टर्स ऑफ डिसीज लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया आर एडिस मॉस्किटो। डेंगू एंड चिकनगुनिया ये दोनों डिसीज़ का एक ही वेक्टर है जिसका नाम है एडिस मॉस्किटो, यानी कि इससे ट्रांसमिट करता है, इधर से उधर लेके जाने का काम करता है इस पैथोजेंस को, जो कि डेंगू और चिकनगुनिया डिसीज़ करते हैं। पाँचवा पॉइंट, पोलियो, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया, टिटेनस आर कंट्रोल्ड बाय वैक्सीन्स। ठीक है, तो इंडिया में पोलियो, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया एंड टिटेनस ये ऐसे डिसीज़ हैं जो कि वैक्सीन के थ्रू कंट्रोल किए गए थे। ठीक, छठा पॉइंट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाय द यूज़ ऑफ वैक्सीन्स स्मॉल पॉक्स जो है इंडिया से कम्प्लीटली इरेडिकेटेड हो चुका है, यानी कि चला गया या ख़त्म हो गया फ्रॉम आवर कंट्री। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा डिसीज़ है जो कि वैक्सीन्स की वजह से है ना पूरी तरीके से इरेडिकेटेड हो चुका है इंडिया से, तो वो है स्मॉल पॉक्स डिसीज़। स्मॉल पॉक्स डिसीज़ बहुत बार नीट में आया है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब इसके आगे हम इम्यूनिटी को पढ़ेंगे। क्लियर? चलो भाई देखो, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज़, द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। यानी कि इम्यूनिटी होती क्या है? एक तरह की एबिलिटी, एक तरह की क्षमता जिसके द्वारा हमारा जो शरीर है वो डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस के अगेंस्ट लड़ता है कि हमें डिसीज़ नहीं चाहिए, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर है? ठीक, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक इनेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी यानी बचपन से हमें मिली होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि हमें बचपन के मतलब पैदा होने के बाद मिलती है, या रेडीमेड इम्यूनिटी बोल सकते हो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। क्लियर? जैसे कि बच्चे को दूध पिलाती है उसकी माँ, तो उसमें IgA एंटीबॉडी होती है। ठीक है, मिल्क में कोलेस्ट्रॉम है ना, वो मिल्क होती है ना, कोलेस्ट्रॉम मिल्क। ठीक है, तो उसमें जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसमें उसका एग्जांपल है, यानी कि इम्यूनिटी का मतलब ठीक है दो टाइप का होता है, इनेट और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बता चुका हूँ, मिल्क में मतलब कोलेस्ट्रॉल मिल्क में IgA है ना एंटीबॉडी होता है, जो कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ है, जो कि है ना रेडीमेड इम्यूनिटी है जो कि बेबी को मिलता है बाय मिल्क फीडिंग। ठीक है, क्लियर है? समझ आया इतना? ठीक, तो आगे देखते हैं इनेट इम्यूनिटी। पहला इनेट इम्यूनिटी है। ठीक है, तो इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज़ है ना प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, एंड दिस इम्यूनिटी प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। क्लियर? ठीक है, यानी कि देखो इनेट इम्यूनिटी जो है वो बचपन से ही मतलब पैदा होने से पहले से ही प्रेजेंट होती है, बाहर से नहीं मिलती। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी के भी 4 टाइप्स हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर। 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं। सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी देख लेते हैं। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, टाइम मतलब बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। ठीक, और ये क्या करता है? बहुत सारे बैरियर्स प्रोवाइड करता है फ्रॉम द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स हैं। ठीक है, 4 टाइप के बैरियर्स हैं। तो पहला फिजिकल बैरियर, हमारा स्किन है ना प्रिवेंट करता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर आने से। म्यूकस की कोटिंग होती है एपिथेलियम में, एपिथेलियम की लाइनिंग में, जो कि और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स में, जो कि हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने में या फिर उन्हें किल करने में। ठीक, सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम द आइज, सभी के सभी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक, ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर है। थर्ड टाइप इज़ द सेलुलर बैरियर। सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट, WBC जिसे बोलते हैं, ऑफ आवर बॉडी लाइक PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जिसे न्यूट्रोफिल कहते हैं प्रेम से। ठीक है, एंड मोनोसाइट। ठीक है, PMNL न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स न्यूट्रोफिल है ना, एंड मोनोसाइट्स जो कि नेचुरल किलर हैं, ये टाइप ऑफ लिम्फोसाइट हैं। क्या करते हैं? ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और मैक्रोफेजेस को खाते हैं, मतलब मैक्रोफेजेस हैं और वो क्या करते हैं? फैगोसाइटोस करते हैं माइक्रोब्स को। ठीक है, ये क्या होते हैं? WBC होते हैं मेनली, WBC के टाइप्स हैं। ठीक,
सेलुलर बैरियर्स की तरह काम करते हैं। मोनोसाइट्स या न्यूट्रोफिल जो है वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, माइक्रोब्स का, पैथोजेंस को खाते हैं, है ना। इस तरीके से सेलुलर बैरियर का काम कर रहे हैं। लास्ट इज साइटोकाइन बैरियर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि नीट में कई बार आया है, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर ये क्या होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं, जो एक बार वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, वो सीक्रेट करते हैं एक तरह का प्रोटीन जिसे बोलते हैं हम इंटरफेरॉन्स, जो कि प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। यानी कि सपोज करो किसी ने अटैक किया, ठीक है, तो वो याद रखेगा कि इस बंदे ने मेरे को अटैक किया था, अपने पड़ोसी को बताएगा भाई इस आदमी से दूर रहना। तो वैसे ही है ना, कि वायरस जो इन्फेक्ट हो चुका है ना, वायरस से जो सेल इन्फेक्ट हो चुका है वो एक प्रोटीन रिलीज़ करता है जिसका नाम है इंटरफेरॉन प्रोटीन, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को, अगल बगल के पड़ोसी सेल्स को फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, कि इनको वायरल इन्फेक्शन ना हो, और उनको बचाता है उस चीज़ से। इसी को हम साइटोकाइन बैरियर कहते हैं, ठीक है, जो कि नीट में आया है। नीट में कैसे आया है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल से क्रिएट विच प्रोटीन, तो इंटरफेरॉन्स उस प्रोटीन का नाम है। क्लियर। अब आगे हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। सेकेंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हमको इम्यूनिटी बर्थ के बाद मिलती है। इट इज़ अ पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कैरेक्टराइज बाय द मेमोरी, है ना। मेमोरी ये याद रखता है कि किस टाइप से, देखो क्या होता है, इट इज़ अ पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द मेमोरी व्हेन अ पैथोजन एनकाउंटर्स अवर बॉडी फर्स्ट टाइम, देन अवर इम्यून सिस्टम response against pathogen with a low intensity. This is called primary response, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स, सपोज करो पहली बार आपको कोरोना हुआ, तो लो इंटेंसिटी में आपकी इम्यूनिटी परफॉर्म करेगी, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा वो डिसीज़। लेकिन अगर वही कोरोना दूसरी बार आता है, सेकेंड टाइम आपको होता है, तो उतना इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि पहली बार आपको कोरोना हो चुका था, तो उसका जो एक मेमोरी है ना, कि हमको पहले कोरोना हो चुका है, तो इस वायरस से कैसे लड़ना है, ये इम्यूनिटी थोड़ा मेमोरी के रूप में मतलब कि तैयार रखती है एंटीबॉडीज़ को कि हमें इससे लड़ना है, इस डिसीज से हम पहले भी लड़ चुके हैं, ऐसी एक मेमोरी बनती है। उसी को हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। व्हेन सेम पैथोजन एनकाउंटर्स अगेन द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स विद हाई इंटेंसिटी, मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी से रोकती है उसको और हमें ज़्यादा प्रभाव पड़ने नहीं देती, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसी को सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के कॉम्बिनेशन को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। क्यों? कि प्राइमरी रिस्पॉन्स की वजह से कुछ एंटीबॉडीज़, है ना, एंटीबॉडीज़ जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स के टाइम में, ठीक है। इसी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर, समझ आया? यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, पैथोजन स्पेसिफिक है, जैसा पैथोजन आएगा, है ना, जैसा पैथोजन आएगा उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ बनेंगी। एलर्जिक है तो IgE एंटीबॉडीज़ बनेंगी। क्लियर है, समझ रहे हो? इस टाइप से चीज़ें पैथोजन स्पेसिफिक होती है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो जी आगे देखो कि देखो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है इम्यूनिटी की, मतलब कि इम्यून सिस्टम की तरह जो प्रोवाइड कर रहा जा रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरीड बाय 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, B एंड T लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स होते हैं वो मेनली हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, यही परफॉर्म करते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का, ठीक है। और प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है इम्यून सिस्टम का, वो 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स की वजह से हो रहा है, B और T लिम्फोसाइट्स की वजह से। अब इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं कि B और T लिम्फोसाइट्स होते क्या है, ठीक है। क्लियर, देखें, तैयार हो? ठीक, तो देखो, तो जी जो बी लिम्फोसाइट्स है ना, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स इट इज़ आल्सो फॉर्म्ड इन बोन मैरो बट दे माइग्रेट टू द थाइमस, एक ऑर्गन होता है जो कि डिसअपियर हो जाता है प्यूबर्टी तक, लेकिन होता है, ठीक है, जैसे थाइमोसिन रिलीज़ करता है जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फर्दर डेवलपमेंट। सो थाइमस डेवलपमेंट के लिए, है ना, इट इज़ थाइमस डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है कौन, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट क्या होता है, बोन मैरो में बनता है बट वो माइग्रेट करता है थाइमस में फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ठीक। क्लियर है? तो ये थाइमस डिपेंडेंट होता है, थाइमस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बोन मैरो में जो बनता है बी लिम्फोसाइट वो डिपेंडेंट नहीं होता किसी पे, वो वहीं बनता है, वही मैच्योर होता है। सेकेंड पॉइंट, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन अवर ब्लड टू फाइट विद देम एंड दिस प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़, ठीक है। जिस एंटीबॉडीज़ की हम बात कर रहे थे वो एक तरह के प्रोटीन्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है, IG प्रोटीन है, ठीक है, जो कि जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जो कि पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं, जो कि ब्लड में बनते हैं, ठीक है। क्लियर है? और हम उसे गेम्ड के नाम से जानते हैं। अब गेम्ड के बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, है ना, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, तो हम इसे याद रखते हैं गेम्ड के रूप में, ठीक है। ये 5 टाइप के एंटीबॉडीज़
होते हैं, ठीक है। हम सभी को नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको इंपॉर्टेंट जो कि नीट में आ सकता है उसको ज़रूर बताऊंगा, ठीक। सेकंड पॉइंट, टी लिम्फोसाइट्स का, टी सेल्स नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। ओनली बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा, टी लिम्फोसाइट नहीं करेगा। ये सिर्फ हेल्प करेगा बी लिम्फोसाइट्स को कि वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करे, यानी प्रमोट करेगा। ये मोटिवेशन स्पीकर है मान लो, ठीक है, क्योंकि दूसरों को मोटिवेट कर रहा है कि वो काम करे, खुद कोई काम नहीं करेगा। क्लियर, समझ आया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट यहीं पे देख लेते हैं इसका, ताकि तीसरा पॉइंट इसका बाद में देख सकें यहाँ पे नीचे, ठीक है। आईजी यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्रोटीन है, बता चुका हूँ आपको। तीसरा पॉइंट टी लिम्फोसाइट्स का, टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये क्या होता है ये आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। अब ये करता क्या है, विच कॉजेज ग्राफ्ट रिजेक्शन व्हेन अननोन पर्सन्स ऑर्गन इम्प्लांटेड टू द पेशेंट। सपोज करो, देखो एक हार्ट ट्रांसप्लांट होता है या किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो बोलते नहीं है कि आपका भाई या सिबलिंग्स कोई भी है उनको पहले बताओ, है ना। प्रेफरेंस क्या होती है कि सगा भाई जो है उसका किडनी लिया जाएगा, अगर नहीं है तो चचेरा भाई यानी चाचा का लड़का, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो, है ना, क्योंकि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो। अगर फैमिली से किसी की किडनी या हार्ट मिल जाए तो जो बॉडी है वो एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ भाई ये मेरे ही खून का है, या फिर ये मेरे से रिलेटेड जो ये ऑर्गन है ऐसा है, किसी और का नहीं है ना। तो बॉडी समझती है ना, बॉडी क्या समझेगी, किसी दूसरे से लोगे अगर किडनी वगैरह तो सोचेगी ये फॉरेन एंटीजन है ना, फॉरेन पार्टिकल है, कोई पैथोजन है जिसके लिए वो एंटीबॉडीज़ बनाना चालू कर देगी, जिसे बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। यानी कि कोई भी ग्राफ्ट या ऑर्गन बॉडी में इम्प्लांट किया जाए किसी दूसरे का तो हमारी इम्यूनिटी सोचती है कि फॉरेन पार्टिकल है और उसके रिलेटेड है ना, उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, जिसे बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसी को ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। कई लोग को सुना होगा आपने कि हार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा किसी का, बॉडी रिजेक्ट कर दिया, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गया, किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, इसी को हम ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मेन कारण टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका एक छोटा सा ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन करता है, तो CT स्कैन इसका एक ट्रिक है। C का मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, और T का मतलब टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर है, ठीक। अब लास्ट पॉइंट बी लिम्फोसाइट्स का, बी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब व्हाट इज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि जो इतने सारे एंटीबॉडीज़ बने हैं ना भाई, है ना, पैथोजन स्पेसिफिक जो है एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करना, ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में आता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो मेन है वो टी लिम्फोसाइट्स के अंदर आती है। ट्रिक क्या है, CT स्कैन, CMI, C का मतलब, और टी लिम्फोसाइट्स का मतलब, और T का मतलब टी लिम्फोसाइट। क्लियर है, ये नीट में बहुत बार पूछा गया है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन से लिम्फोसाइट प्रोवाइड करते हैं, तो टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, ओके, चलो जी। अब एक काम करेंगे, एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना उसको थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं अदर वीडियो में एंटीबॉडी स्ट्रक्चर के साथ।